हेलो बच्चों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन हब में। बच्चों, आज हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है क्लास 10th का। इससे पहले हम इसके फर्स्ट 3 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो जिस बच्चे ने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। बच्चों, इस चैप्टर का भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बच्चों, बात करते हैं हम कार्बन क्या होता है। तो कार्बन एक नॉन मेटल होता है जिसका सिंबल सी है और इसका एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास होता है 12। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे कंपाउंड क्या होता है। तो बच्चों, कंपाउंड क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट किसी फिक्स रेशियो में मिक्स होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड क्या हुआ, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट किसी फिक्स रेशियो में मिक्स होकर कोई नया एलिमेंट बनाते हैं तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड। एग्जाम्पल देखिए, जो H2O होता है इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम होता है। तो ये दोनों मिक्स फिक्स रेशियो 2:1 में मिक्स होकर क्या बनाते हैं, H2O। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कार्बन के कंपाउंड की। तो कार्बन के 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक होता ऑर्गेनिक, एक होता इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जैसे प्लांट या एनिमल में। इसका एग्जांपल है एथेनॉल और स्टार्च। ये क्या होता है, ये हमें एनिमल और प्लांट से मिलते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो हमें किससे मिलते हैं, नॉन लिविंग मैटर से मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में आई। कार्बन क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। फिर कंपाउंड क्या होते हैं, जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को किसी फिक्स रेशियो में मिक्स करते हैं और एक नया एलिमेंट बनता है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। फिर जो कार्बन के 2 टाइप के कंपाउंड है, एक हो गया ऑर्गेनिक, एक हो गया इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या हो गया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, और नॉन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या हो गया, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलोट्रोप। तो बच्चों, एलोट्रोप क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इनको हम बोलते हैं एलोट्रोप। अब हम इसको कैसे समझें, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो दिखने में अलग हो लेकिन क्या हो, जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो, तो ऐसे को हम बोलेंगे एलोट्रोप। एग्जाम्पल के लिए जो कार्बन के 2 एलिट्रोप होते हैं वो है डायमंड और ग्रेफाइट, जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन दिखने में दोनों अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होता है, जब दो एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड होते हैं तो इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। ये चेन में भी हो सकते हैं और ये क्लोज चेन में भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टेट्रावेलेंसी। बच्चों, टेट्रावेलेंसी क्या होता है, अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे, कार्बन चेन के बेस पे। तो ये 2 टाइप का होता है बच्चों, एक हो गया सैचुरेटेड, एक हो गया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या हो गया, जब कार्बन का एक एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू किसी दूसरे एलिमेंट के या एटम के साथ कनेक्ट होता है तो ये हो गया सैचुरेटेड। ठीक है, और अगर कार्बन का एक कंपाउंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से किसी दूसरे एटम के साथ कनेक्ट होता है तो वो हो गया अनसैचुरेटेड। आप एग्जांपल देखिए, प्रोपेन। प्रोपेन क्या हो गया, यहाँ पे जो भी कार्बन है ये सब आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हैं तो ये हो गया सैचुरेटेड। और ये दूसरा है प्रोपीन, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो बच्चों अब तक आपने क्या क्या देखा कि एलोट्रोप क्या होता है। तो एलोट्रोप क्या था, जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, तो हो गया एलोट्रोप। कैटिनेशन क्या था, जब एक एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू किसी अदर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता तो वो हो गया कैटिनेशन। फिर इसके बाद आपने टेट्रावेलेंसी देखा, जब कोई एक एलिमेंट अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को किसी अदर के साथ शेयर करता है तो इसको हम बोलते हैं टेट्रावेलेंसी। ये प्रॉपर्टी केवल कार्बन में पाई जाती है जिसका टेट्रावेलेंसी होती है, क्योंकि जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। ठीक है,
इसके बाद हमने देखा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या था, जब कार्बन का एक एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होता है किसी दूसरे के साथ, तो इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड। और अगर कार्बन का एक एटम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हो तो इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? बच्चों जब दो एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं अपना ऑक्टेन रूल को कंप्लीट करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है बच्चों कि हर एक एटम अपना जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, तो अगर इसके पास 8 से कम या ज़्यादा हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने क्या किया कि इस एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर दिया, जिससे दोनों का आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या हुआ, जब हम इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे आपस में ताकि अपना आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो। सही है, ऑक्टेन रूल क्या बोलता है कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो 8। ठीक है, और इसका और एग्जांपल देखिए क्लोरीन, तो क्लोरीन के आउटवर्ड मोस्ट सेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कंप्लीट करने के लिए एक की और रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करते हैं आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, इसलिए Cl2 बनता है। जो नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, ये है कार्बन और हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे कार्बन के पास आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1, तो जो कार्बन है वो क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे शेयर करेगा, तो कार्बन का क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और हाइड्रोजन का 2 हो गया। बात समझ में आई? अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे आपस में, तो जिससे क्या होगा कि दोनों के 8 कंप्लीट हो जाए। बात समझ में आई? तो कोवलेंट बॉन्ड क्या हुआ, जब हम इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे। शेयर क्यों करेंगे, क्योंकि ऑक्टेन रूल हमने कंप्लीट करना है। ऑक्टेन रूल क्या बोलता है, जब आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। बच्चों हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के एटम होते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल बोलेंगे हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के एटम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टी। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोकार्बन की, इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये वाटर में क्या होते हैं, घुलते नहीं हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल मतलब जो घुलते नहीं हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये लेस डेंस टू वाटर होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, इनकी जो डेंसिटी होगी वो वाटर से कम होती है, इसीलिए जब आप देखते होंगे किसी पानी के गिलास में अगर आप तेल डालोगे तो वो ऊपर ऊपर से ही दिखता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोकार्बन को हम किस में यूज करते हैं, मतलब फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बच्चों जब भी हाइड्रोकार्बन को हम जलाते हैं तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, इसीलिए हम इसका यूज फ्यूल के रूप में करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है बच्चों की जो हाइड्रोकार्बन है वो गैस स्टेट में भी पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है और वैक्स स्टेट में भी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज होता है किसके साथ, जब इसमें कार्बन के एटम का नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हमने देखी हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, ये वाटर से लेस डेंस होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि ये फ्यूल के रूप में इसका यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि जब हम इसको जलाते हैं तो इससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि ये गैस, लिक्विड और वैक्स सबके फॉर्म में मिलता है। इसके बाद क्या था कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता रहेगा जब इसमें क्या होगा, कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद हम हाइड्रोकार्बन को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होता है बच्चों एल्केन, सेकंड होता है एल्कीन, थर्ड होता है एल्काइन। एल्कीन क्या होता है, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। अब बच्चों इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2।
ठीक है। सिंपल सा ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे और इन्हीं को हम बोलेंगे सैचुरेटेड, और इसका फॉर्मूला आप देखेंगे CnH2n+2, ठीक है। नेक्स्ट होगा एल्कीन। एल्कीन क्या होंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे, इनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, और इसका फॉर्मूला है CnH2n। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एल्काइन की। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे, सही है, ये भी अनसैचुरेटेड होते हैं, और इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। ये आप देखिए, इसका फॉर्मूला ये, और एल्कीन का है ये, और एल्केन का है ये, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये देखिए इनका एग्जांपल देखिए आप, सिंगल बॉन्ड वाले का, ये एल्केन है, यहाँ पे क्या है, जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड है, और एल्कीन का है, यहाँ पे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट आप ये देखिए, एल्काइन में क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। जो सिंगल बॉन्ड होगा इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, जो डबल और ट्रिपल होगा इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। और ये हम फॉर्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो इससे हमें इनका मेथेन, एथेन ये सब मिलेगा। तो बच्चों इसके कुछ प्रॉपर्टी ही आपको पता होनी चाहिए। जो एल्कीन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू अदर टू हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और जो एल्कीन होता है वो सैचुरेटेड होता है, और एल्काइन अनसैचुरेटेड होगा। एल्काइन क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें जो होता है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमें 3 पॉइंट याद होने चाहिए कि जो एल्केन है वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, और एल्काइन मोस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। और एल्केन सैचुरेटेड होगा, और एल्काइन अनसैचुरेटेड होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके नेमिंग की। तो बच्चों जब किसी कंपाउंड में एक कार्बन होता है तो उसको हम बोलते हैं मेथ। जब उसमें दो कार्बन होंगे तो उसको हम बोलते हैं एथ। जब उसमें 3 कंपाउंड होंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रोप। अगर उसमें 4 कंपाउंड होंगे तो उसको बोलते हैं ब्यूट। अगर उसमें 5 कंपाउंड होंगे तो उसमें बोलेंगे हम पेंट। ये आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है। अगर 6 कार्बन होंगे तो उसको हेक्स। अगर 7 कार्बन होंगे तो हेप्ट। अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट। अगर 9 कार्बन होंगे तो उसको हम बोलते हैं नॉन। और अगर 10 होता है डेक, ठीक है। और बच्चों एक चीज और, यहाँ पे अगर इस किसी कार्बन कंपाउंड पे OH जुड़ा होगा तो वो अल्कोहल ग्रुप होता है। अगर CHO तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अगर CO तो कीटोन, और CHO तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में CO, और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH। बच्चों अब हम थोड़ा नेमिंग सीख लेते हैं कि इसको हम कैसे नेम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 है, तो अभी हमने पढ़ा था कि 5 जहाँ पे 5 कार्बन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पेंट, ठीक है। और ये सब सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है तो इसको हम बोलते हैं ANEN। तो ये क्या बना, पेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 क्या है, कार्बन। लेकिन ये क्या है, केवल एक सीरीज में नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, सेकंड वाले कार्बन पे क्या कनेक्ट है, एक कार्बन। तो ये हो गया सेकंड वाले के लिए 2। यहाँ पे आप देखिए, अगर हम यहाँ से नेमिंग करते हैं तो ये सेकंड वाले पे क्या कनेक्ट है, ये CH3। तो ये हो गया 2 मेथ है, मेथॉल। और टोटल कितने कार्बन है, 5। तो ये हो गया पेंट। और ये सिंगल बॉन्ड के कनेक्ट है तो ये आ गया N। तो ये बना 2 मेथ पेंटेन, ठीक है। ऐसी इसकी आप नेमिंग करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आप, तो बच्चों हम यहाँ पर नेमिंग वहाँ से स्टार्ट, इसकी काउंटिंग 1 2 3 वहाँ से करेंगे जो सबसे लंबी सीरीज हो। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से काउंट करता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो मैं किसको लूँगा, जिसमें जो लंबी सीरीज है। तो ये 7 वाली लॉन्ग सीरीज है तो मैं इसको लूँगा, यहाँ से काउंट करूँगा।
तो टोटल मेरे पास कितने हो गए कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने हैप्ट लिख दिया। और जो ये थर्ड वाला कार्बन है ये कहाँ पे कनेक्ट है, 3 पे, तो ये हो गया 3 मेथैल और हेप्टेन, तो क्या बना 3 मेथ हेप्टेन। बात समझ में आई? एक बार और देखो बच्चों, जब भी इस तरीके वाली अगर केवल सीरीज में है तब तो आपको क्या करना है, केवल काउंट करना है कि कार्बन कितने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, तो आपने 5 कार्बन काउंट कर लिए, तो टोटल क्या बन गया पेंट। और ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू है इसलिए एन, तो ये क्या बन गया पेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करोगे यहाँ पे सेकंड में बात करोगे, यहाँ पे आपने काउंट किया, तो काउंट आप यहाँ पे कहीं से भी कर सकते हो क्योंकि इधर से भी इतने ही कार्बन है और इधर से भी इतने ही कार्बन है। ठीक है, तो आपने एक जगह से काउंट करना है, तो आप ये देखोगे कि सेकंड वाले कार्बन पे क्या है, CH3 कनेक्ट है, तो ये क्या बन गया सेकंड वाले कार्बन पे है इसलिए 2, और ये क्या है मिथेल, और टोटल यहाँ नीचे कितने कार्बन है 5, तो ये बना पेंट, और ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट है इसलिए बना एन, तो ये क्या बना 2 मेथेन पेंटेन। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट से एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों, हम वहां से काउंट करेंगे जो सबसे लंबी सीरीज हो। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ कार्बन को, यहाँ से काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 क्या है कार्बन है, लेकिन अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ तो 7, तो मैं किसको लूंगा, ये ऊपर वाले को लूंगा। ठीक है, तो मैंने ऊपर वाले को लिया, तो इसके बाद ये देखिए आप 1 2 3 पे क्या जुड़ा है मेथेन, इसलिए हो गया 3 मेथाइल। ठीक है, और ये कितने हैं 7, तो ये आ गया हेप्ट। ठीक है, और ये सब सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है तो आ गया एन, तो क्या बन गया 3 मेथ हेप्टेन। ठीक है, एक और देखिए डबल बॉन्ड, ये सब सिंगल बॉन्ड थे। अब डबल बॉन्ड वाला देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 क्या है कार्बन, तो क्या आ गया पेंट, और क्या है जो ये फर्स्ट वाला कार्बन है ये यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो ये क्या आ गया इन, तो क्या बन गया पेंट फर्स्ट इन। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल किसका देखिए एथेनॉल का, तो ये क्या है यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH, तो टोटल कितने कार्बन है 3, तो क्या आ गया प्रोप, क्या आ गया प्रोप आ गया, और इन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, और OH किस पे कनेक्ट है फर्स्ट वाले कार्बन पे, तो क्या बन गया ऑल, तो क्या बन गया प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, जहाँ पे भी ये स्पेशल ग्रुप जैसे OH CHO ये कनेक्ट होगा उसका हम नाम देंगे, जैसे ऊपर वाले में डबल बॉन्ड था तो हमने फर्स्ट इन लगाया। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ये एक तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं आइसोमर। तो आइसोमर एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका केमिकल स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है लेकिन केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। आप ये एग्जाम्पल में देखिए, जो ये एग्जाम्पल दिया है ये इसका केमिकल फॉर्मूला है C5 और H12, तो इसका केमिकल फॉर्मूला तो तीनों का सेम है लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर तीनों का डिफरेंट है। ठीक है, तो आइसोमर क्या हुआ, जब किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला सेम हो और केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उसको हम बोलेंगे आइसोमर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सोप। तो सोप क्या होता है, तो सोप एक ऐसा मटेरियल है जिसका यूज हम क्लीनिंग एजेंट में करते हैं। जो नॉर्मल वाटर है वो हमारे डस्ट या ऑयल जो कपड़ों पे होता है उसको रिमूव नहीं कर पाता है, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं सोप या डिटर्जेंट का। अब हम बात करेंगे सोप क्या होता है। तो सोप एक कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम या सोडियम का एक कंपाउंड होता है जिसका यूज हम क्या करते हैं डस्ट को रिमूव करने के लिए। बच्चों सोप भी दो टाइप का होता है, एक होता है हार्ड सोप, एक होता है सॉफ्ट सोप। हार्ड सोप क्या होता है, जब हम ऑयल या फैट को हाई टेम्परेचर में कास्टिक सोडा के साथ बॉईल करते हैं तो ये क्या बनता है हार्ड सोप। ठीक है, और सॉफ्ट सोप क्या होता है, जब हम ऑयल और फैट को हाई टेम्परेचर पे पोटेशियम सॉल्ट के साथ बॉईल करते हैं तो वहाँ पे सॉफ्ट सोप प्रोड्यूस होता है। बच्चों देखो, और एक होता है सॉफ्टनिफिकेशन। सॉफ्टनिफिकेशन क्या होता है, जब ऑयल और फैट को हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉफ्टनिफिकेशन। ठीक है, अगर डायरेक्ट एक नंबर का आ गया कि सॉफ्टनिफिकेशन क्या हो गया तो आप बोलोगे जब हम ऑयल और फैट को हाई टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं तो इसको हम बोलेंगे सॉफ्टनिफिकेशन। ठीक है, अब बच्चों बात आती है कि जो सोप कपड़ों को क्लीन कैसे करता है, ये डस्ट को रिमूव कैसे करता है। तो बच्चों इसके लिए हम इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। बच्चों जो सोप होता है उसके मॉलिक्यूल के दो एंड होते हैं, आप ये डायग्राम के थ्रू समझिए। एक होता है
हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। बच्चों जो हाइड्रोफोबिक होता है ये वाटर से हेट करता है, और जो हाइड्रोफिलिक होता है ये वाटर से लव करता है। तो बच्चों जब हम डिटर्जेंट या सोप को पानी में घोलते हैं तो इसके दो एंड होते हैं किसी मॉलिक्यूल के, एक हो गया हाइड्रोफिलिक, एक हो गया हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफिलिक होता है ये वाटर से लव करता है, और जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है ये वाटर से हेट करता है। तो क्या होता है बच्चों, जब हम अपने जो गंदे कपड़े हैं उसको पानी में डालते हैं तो जो डस्ट होती है वो हाइड्रोफिलिक एंड पे हाइड्रोफोबिक एंड पे कनेक्ट होती है, और जो वाटर होता है वो हाइड्रोफिलिक एंड पे कनेक्ट होता है। तो क्या होता है, ये एक रिएक्शन बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं मीसेल। सही है बच्चों, यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, जो ये है मीसेल का। तो क्या होता है बच्चों, ये वाला यहाँ बीच में डस्ट होती है, ठीक है। तो जो ये एंड है हाइड्रोफोबिक, ये इससे कनेक्ट होता है डस्ट से, और जो ये वाला एंड है, जो ये वाला है हाइड्रोफिलिक वाला, ये वाटर से कनेक्ट होता है। तो क्या होता है, ये पूरी एक रिएक्शन करते हैं और ये पूरा एक कनेक्शन बन जाता है इसके पूरे के बीच में। तो जब हम क्लॉथ को इसमें रखते हैं कुछ टाइम के लिए तो इस तरीके से कनेक्शन होगा। अब हम जब क्लॉथ को बाहर निकालेंगे तो हमारे कपड़े तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो डस्ट है वो यहीं वाटर के साथ जो ये कनेक्शन बना है इस तरीके से ये यहीं पानी में रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया कि मतलब कपड़े साफ कैसे होते हैं। तो आपको सिंपल से समझना है कि क्या होता है, जो भी वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, पोलर एंड होता है, और हाइड्रोफिलिक क्या होता है, नॉन पोलर एंड होता है। जो हाइड्रोफिलिक होता है वो वाटर लविंग होता है, जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर से क्या करता है, हेट करता है। हाइड्रोफिलिक वाटर से कनेक्ट होगा, हाइड्रोफिलिक डस्ट से कनेक्ट होगा। तो जब ये हम पूरा एक सबसे पानी का घोल बनाएंगे साबुन का, अब हम उसमें अपने गंदे कपड़े रखेंगे तो जो डस्ट है वो हाइड्रोफोबिक वाले एंड पे कनेक्ट होगी, और जो दूसरा एंड होगा वो वाटर से कनेक्ट होगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, सही है। तो ये पूरा इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे जो डस्ट, ऑयल और वाटर है ये आपस में चिपक जाते हैं। तो अब हम जब कपड़ों को बाहर निकालते हैं तो ये जो भी डस्ट है वो पानी में रह जाता है और हमारे कपड़े क्लीन होके बाहर आ जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस। ठीक है, तो जो सोप होता है वो फैटी एसिड और सोडियम साल्ट की लॉन्ग चेन होती है, और जो डिटर्जेंट होता है वो क्या होता है, सल्फोनिक एसिड और सोडियम साल्ट की लॉन्ग चेन होती है। जो इसका आयनिक पार्ट होता है सोप का वो होता है COONA, और जो आयनिक पार्ट होता है डिटर्जेंट का वो होता है SO3Na। ठीक है, जो सोप होता है वो एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल से प्रिपेयर किया जाता है, और जो डिटर्जेंट होता है वो हाइड्रोकार्बन से बनता है। नेक्स्ट है, जो सोप है वो हार्ड वाटर में लेस इफेक्टिव होता है, और जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में काफ़ी इफेक्टिव होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, जो सोप है वो स्कम प्रोड्यूस करता है किसमें, हार्ड वाटर में, और जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में स्कम प्रोड्यूस नहीं करता है। जो सोप होता है उसकी जो फॉर्मिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी पुअर होती है, और डिटर्जेंट की फॉर्मिंग कैपेसिटी काफ़ी रिच होती है। इसीलिए आप देखते हो कि जो डिटर्जेंट है, निरमा है, उसमें काफ़ी झाग निकलता है, और साबुन में डिटर्जेंट के कंपैरिजन में कम झाग निकलता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए और ये आपको सभी क्वेश्चन आने चाहिए।